एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझेंगे कि चेक बाउंस से जितने भी केस होते हैं, यानी कि चेक बाउंस के जितने भी केस होते हैं तो वो कैसे फाइल किए जाएंगे। यानी कि वो पुलिस रिपोर्ट पर फाइल किए जाते हैं या फिर कंप्लेंट पर फाइल किए जाते हैं, या फिर चेक बाउंस होने के कितने दिन के अंदर अंदर हमें चेक ऐसा जो सूट फाइल करना होगा, किस न्यायाधीश के पास ऐसा सूट फाइल करना होगा, किस क्षेत्र में फाइल करना होगा, तो वो उन सभी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 142 है, जो अपराधों को संज्ञान के बारे में बात करता है। यानी कि अपराध के बारे में जो संज्ञान लेगा, कौन लेगा, किस यहाँ करना होगा, समझते हैं। तो 142 अपराधों का संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस कौन लेगा। दंड प्रक्रिया संहिता के किसी बात के होते हुए भी, यानी कि सीआरपीसी में कोई भी कुछ भी कहा गया हो उसके होते हुए भी उन पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, वन पे चलते हैं। ए, कोई भी न्यायालय, यानी कि कोई भी न्यायालय 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान चेक के पाने वाले व्यक्ति या उसके धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में किए गए लिखित प्रमाण पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी कि कोई भी कोर्ट है वो 138 यानी कि चेक बाउंस से रिलेटेड जितने भी केस होंगे उनका कॉग्निजेंस यानी कि अपनी नॉलेज में, संज्ञान मतलब होता है अपनी नॉलेज में, पहली बार जब केस आता है तो उसको सुनता है जज। ठीक है, तो दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान चेक के पाने वाले व्यक्ति, जो चेक जिसको चेक मिला है, जिसका नाम दिया है या फिर जिसके पास है होल्डर, इन ड्यू कोर्सेस में, तो लिखित परिवाद पर ही होगा, अन्यथा नहीं करोगे। पुलिस रिपोर्ट पर फाइल नहीं होता है एनआईए का केस, हमेशा होगा तो होगा कंप्लेंट पे होगा। ठीक है, आपको कंप्लेंट फाइल करने की, उसका अदरवाइज़ नहीं हो सकता, क्लियरली लिखा है अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, सीआरपीसी में कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट पर फाइल होते हैं या फिर कंप्लेंट पर फाइल होते हैं केस क्रिमिनल में। ठीक है, तो और जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 17 एनआईए का, जो भी क्रिमिनल में आता है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी एनआईए चेक बाउंस के रिलेटेड केस होंगे सारे लिखित कंप्लेंट पर ही होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। बी समझते हैं। बी क्या कहता है कि ऐसा परिवाद उस तारीख के 1 माह के भीतर किया जाएगा जिसको 138 के परंतुगा के अधीन बाद हेतु उद्भूत होता हो, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता हो, उसके 1 महीने के भीतर आपको ऐसा सूट फाइल करना होगा। ये हम आपको समझाते हैं। जैसे कि चेक आपने कोर्ट में लगाया इस तारीख को, ठीक है, चेक लगाया और बाउंस हो गया। बाउंस होने के दिन से आपने सामने वाले पार्टी को नोटिस किया, भाई कि आपका चेक जो आपने हमें दिया था वो चेक बाउंस हो चुका है। ठीक है, और ऐसी नोटिस आपको 30 दिन के अंदर अंदर सामने वाले को देनी पड़ेगी। चेक यहाँ पे बाउंस हुआ, ठीक है, और 30 दिन के अंदर अंदर सामने वाले पार्टी को आपने बोला कि आपका चेक बाउंस हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, उस दिन से, और आपको बोलना पड़ेगा कि हमारा पेमेंट करिए। जिस दिन से सामने वाले को नोटिस पहुँच जाएगी उसके 15 दिन, अब उसके 15 दिन के अंदर अंदर इसको पेमेंट करना होगा आपको। और उस 15 दिन के अंदर अंदर उसने पेमेंट नहीं करा है, ठीक है, तो अब यहाँ से 1 महीने, जो यहाँ पे हम क्लियर पढ़ रहे हैं, 1 माह के भीतर, यानी कि जो बोला था कॉज ऑफ एक्शन तो आपका यहीं अराइज हुआ ना कि 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो अब यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, सामने वाले की नीयत पता चल गई आपको कि पेमेंट नहीं देने वाला है, तो यहाँ से अब आपको सूट फाइल करना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये था एनआईए में कि 30 दिन के अंदर अंदर सूट फाइल करना होगा, यहाँ क्लियरली लिखा है बी में। ठीक है, अब और समझते हैं कि बी में क्या कहता है, 1 माह के भीतर सूट फाइल किया जाएगा 138 के दिन। जो 138 का सी में यही किया गया है कि इस दौरान में जो 15 दिन का टाइम देने के बाद में अगर पेमेंट नहीं मिलता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा सूट फाइल करना पड़ेगा 138 सेक्शन वो चेक बाउंस का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, प्रोवाइजो है कि न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित काल के पश्चात भी किया जा सकेगा। भाई गुड न्यूज़ है, इस 30 दिन में नहीं कर पाए तो एक्स्ट्रा जो कुछ टाइम हो सकता है, जो रीजनेबल टाइम होगा, उसके इस समय के बाद भी सूट को फाइल किया जा सकता है। प्रोवाइजो अलाउ करता है कि न्यायालय परिवाद का संज्ञान विहित काल कौन सा है, 30 दिन का, विहित काल के पश्चात सूट फाइल किया जा सकेगा यदि परिवादी जो कंप्लेंट कर रहा है वो न्यायालय के सामने यह समाधान कर दे, न्यायालय को सेटिस्फाई करा दे कि भाई मेरे पास इस अवधि के भीतर परिवाद यानी कि कंप्लेंट नहीं करने के पीछे एक कारण था, मैं बीमार हो गया था, मैं शहर के बाहर चला गया था, मैं जेल में बंद था, तो मैं इस बीच में सूट फाइल नहीं कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे कोर्ट आपको अलाउ कर देगा, जा भाई मजे कर, अब फाइल कर दे, तो इस समय के बाद भी सूट फाइल कर सकते हो। सी क्या कहता है, इतनी बात हो गई कि कंप्लेंट पे होगा, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है, टाइम भी एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है। सी कहता है अब भाई जाओगे क्यों, इतना तो कर लिया, किस जज के पास जाओगे। क्लियरली कहा गया है कि महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यदि आप मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि 10 लाख की आबादी आपके शहर की उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं।
तो उनके यहाँ फाइल करना होगा, या फिर नॉर्मल कोर्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यहाँ पे कि न्यायालय की अवर मतलब होता है इनके नीचे का कोई भी जज नहीं चलेगा, यानी कि इनके नीचे कौन होता है, सेकंड क्लास होता है, तो उनके नीचे का कोई भी न्यायालय 138 यानी कि चेक बाउंस के अधीन कितनी भी अपराध का ट्रायल नहीं करेगा। 130 के अंदर यानी कि चेक बाउंस से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं उनका ट्रायल कौन नहीं करेगा, सेकंड क्लास, इनसे नीचे का कोई जज होगा तो वो नहीं करेगा, फर्स्ट क्लास ही करेगा या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा, और कोई नहीं कर सकता। सेकंड सबसेक्शन है, समझते हैं, तो जो 2015 में ऐड किया गया था, ये भी 2003 या 2002 के समथिंग ऐड किया गया था, पहले नहीं था, टाइम नहीं बढ़ाया था पहले, लेकिन अब तो ऐड कर दिया है, तो अब टाइम बढ़ाया जा सकता है को सफिशिएंट आपने कोई रीज़न दे दिया तो 30 दिन के बाद का। सबसेक्शन 2 है, 2015 में ऐड हुआ है, धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच, इंक्वायरी और फिर ट्रायल केवल किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर। अब यहाँ पे है कि किस क्षेत्र में, तुमने ये तो समझ लिया कि किस जज के यहाँ सूट फाइल करोगे, लेकिन क्षेत्र कौन सा होगा वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये भी है। अब देखते हैं, ये कहता है कि यदि चेक किसी खाते के माध्यम से, यानी कि आपने चेक दिया है वो अकाउंट पे ही दिया है कि सामने वाले के अकाउंट में ही जा सकता है, उसको कैश नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके अकाउंट में ही जाएगा, तो यदि चेक खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए प्रदत्त किया गया दिया जाता है, तो बैंक की शाखा जहाँ पर पाने वाले व्यक्ति सम्यक अनुक्रम धारक यानी होल्डर एंड ड्यू कोर्स का खाता बनाए रखता है, उस स्थिति में, तो यानी कि चेक पाने वाले व्यक्ति का खाता जहाँ पर है वहाँ पर हम सूट फाइल करेंगे 138 का, ठीक है, वहाँ के ही मजिस्ट्रेट होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि चेक पाने वाला जिसके पास चेक है या फिर सम्यक अनुक्रम धारक यानी कि होल्डर एंड ड्यू कोर्स द्वारा संदायों के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा, यानी कि अकाउंट पे ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे अकाउंट पे ही नहीं, यहाँ पे सामने वाले को हाथ में भी मिल सकता है पेमेंट डायरेक्ट चेक के माध्यम से, जरूर नहीं उसको अकाउंट में ले रहा हो। यदि खाते के माध्यम से नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या है, जहाँ पर ड्रॉई बैंक होती है, ड्रॉयर कौन, तो जो चेक लिख रहा है, पे कौन होता है, जिसको चेक दिया जा रहा है, जहाँ पर लेखीवाल का खाता बनाए रखता है उस स्थिति में। अब यह है, तुमने यहाँ पे क्या कंडीशन है कि सामने वाले की जो तुमने अकाउंट पे नहीं किया है उसको कैश मिल रहा है, उस कंडीशन में क्या है, जहाँ पर लेखीवाल यानी कि ड्रॉयर, जहाँ पर ड्रॉयर का अकाउंट है, यदि सामने वाले के अकाउंट पे किया है तो वो वहीं फाइल कर सकता है, और लेकिन यदि आपने उससे कैश इन कराया है, जो ड्रॉई होता है, ड्रॉई बैंक ही होती है हमेशा, ठीक, उससे आपने क्या है कैश ले लिया पेमेंट चेक के माध्यम से, तो अब यहाँ पर सूट कहाँ फाइल करोगे, तो सूट वहाँ फाइल करोगे जहाँ पर लेखीवाल ड्रॉयर का अकाउंट है, जहाँ पर जिसने चेक लिखा था उसका जहाँ पे अकाउंट होगा वहाँ पे आपको सूट फाइल करना होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन वो समझते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन सिर्फ ए के लिए है, इस ऑप्शन के लिए है, खंड का के प्रयोजनों के लिए, जहाँ चेक पाने वाला व्यक्ति या फिर सम्यक अनुक्रम धारक यानी कि होल्डर एंड ड्यू कोर्स बैंक की किसी भी शाखा में, यानी कि अकाउंट पे ही तो था, लेकिन क्या हुआ है किसी भी ब्रांच में उसने पेमेंट निकाल लिया, किसी भी ब्रांच में पेमेंट ले लेता है वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, संग्रहण के लिए प्रदत्त किया जाता है, तो चेक बैंक की उस शाखा में प्रदत्त किया गया समझा जाएगा जिसमें पाने वाले व्यक्ति या सम्यक अनुक्रम धारक होल्डर एंड ड्यू कोर्स में खाता बनाए रखता है। तो यही कंडीशन हो जाएगी कि जहाँ पाने वाले व्यक्ति का वो अकाउंट है वहीं फाइल मान लिया जाएगा, चाहे आप किसी भी बैंक से कैश इन करा लेते हो किसी भी बैंक में, तो आपको यही माना जाएगा कि आपने उसी बैंक में अपना जिसमें आपका अकाउंट है उसी में आपने उसको कैश कराया है। तो ये सिर्फ इसके लिए लागू होता है, अकाउंट पे ही वो यहाँ पे कैश की कंडीशन में क्या है, जहाँ पर जो लिखने वाला है उसका अकाउंट है वहाँ जाके केस आपको फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपने अकाउंट पे ही कराया, अपने अकाउंट में कराया है तो किसी भी बैंक से कराओ, लेकिन सूट वहीं का फाइल करोगे जहाँ पे आपका अकाउंट था, ठीक है। तो ये था 142 कॉग्निजेंस की 138 चेक से, और चेक वाला पार्ट समझना हो, चेक बाउंस वाला, तो कमेंट कर देना, कमेंट में बता दूंगा मैं आपको कैसे चेक बाउंस होता है, क्या है क्या नहीं होता। तो ये कुछ कंडीशन थी जो आपको समझ आनी चाहिए, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं समझ में आया कमेंट करना, समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।